तो दोस्तों आज हो गई है 28 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। कृषि कानून। संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को एक दिवसीय भारत बंद का किया है आह्वान। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन करीब 9 महीने से चल रहा है। आंदोलन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को एक दिवसीय भारत बंद का यहां पर आह्वान किया है। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का पहला अखिल भारतीय 2 दिवसीय सम्मेलन सिंघू बॉर्डर पर शुरू हुआ है। पिछले 9 महीने से नए कृषि कानूनों को निरस्त करने, एमएसपी की गारंटी के लिए कानून सहित दूसरी मांगों के समर्थन में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। और वहीं इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से खबर दी गई है कि 25 सितंबर को भारत बंद यहां पर बुलाया गया है ताकि मोदी सरकार की नींद उड़ाई जा सके। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। राहुल गांधी का सवाल ना रोजगार है ना आने वाले सालों में होगा तो आरक्षण का आखिर क्या मतलब है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण के मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मित्रीकरण की सुनामी की वजह से रोजगार रहेंगे ही नहीं तो आरक्षण का आखिर फिर क्या मतलब है। ये यहां पर राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को। दोस्तों एक और अपडेट आ रही है सामने। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप, सरकार अफगानिस्तान में अपने हथियार छोड़ाई, मोदी की विदेश नीति फेल। आप लोगों को बताते चलें, एक हिंदी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर के खुलकर के बातचीत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम काबुल में हुए हमलों की निंदा करते हैं और आतंकवाद से कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अफगानिस्तान की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और 3 घंटे की बैठक में सिर्फ वेट एंड वॉच कहा। यह बैठक चुनाव के नजरिए से बुलाई गई थी। और वहीं ओवैसी ने आगे कहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीति क्यों फेल हो रही है। अब यूपी में चुनाव है और ये लोग वहां तालिबान करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम कहां हैं, सरकार की विदेश नीति ठीक नहीं है। हम अफगानिस्तान में मौजूद अपनी एम्बेसी में अपने हथियार छोड़ करके आए हैं। ये बात सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने कही है और मोदी सरकार बेनकाब हो चुकी है। ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है ओवैसी ने मोदी सरकार पर और कहा है कि यूपी के विधानसभा चुनाव में ये लोग सिर्फ अब यहाँ पर तालिबान के मुद्दे पर ही वोट मांगेंगे। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों। एक और अपडेट जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को लगाई है कड़ी फटकार, कहा लोगों को कोरोना से बचाने की जगह आग से मारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार को बड़ा झटका देते हुए सरकार की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की अनुमति नहीं है उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोरोना महामारी के दौरान कई कोविड अस्पतालों में आग लगने के मामले में राज्य की सरकार को यहां पर जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। आग लगने की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा है कि सरकार का कर्तव्य कोरोना से लोगों को बचाना है, लेकिन यह सरकार आग लगा करके लोगों को मार देना चाहती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को यहां पर मानवीय त्रासदी भी बताया है और जबरदस्त तरीके से राज्य की विजय रूपाणी सरकार को यहां पर घेरा है सुप्रीम कोर्ट ने और यहां पर फटकार भी लगाई है। एक और अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। सरकारी संपत्तियां बेच करके पैसा कमाने वाली सरकार करोड़ों रुपए विज्ञापनों में क्यों खर्च कर रही है। अभी हाल ही में केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने देश की सरकारी संपत्तियों को बेच करके 60 खरब रुपए जुटाने का रोड मैप तैयार किया है। आने वाले वक्त में मोदी सरकार तकरीबन देश की सभी सरकारी संपत्तियों को उद्योगपति घरानों को यहां पर बेच डालेगी। इसके पीछे कारण यह दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे पूर्व आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने शेयर किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मेट्रो पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
प्रचार प्रसार के लिए कितना पैसा फूका गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि मेट्रो ट्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े बैनर लगवाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है कि इरादे नेक काम अनेक। इस समय में हैरानीजनक बात यह है कि एक तरफ मोदी सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचने के पीछे आर्थिक तंगी का हवाला दे रही है, दूसरी तरफ आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च किया जा रहा है। गौरतलब है कि यूपी की जनता योगी सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। लोगों के द्वारा खुलेआम कहा जा रहा है कि इस बार योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं दिए जाएंगे, इसलिए अब भाजपा यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए झूठे प्रचार प्रसार पर हजारों करोड़ रुपए बहाने पर तुली हुई है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। भाजपाई लोगों के बीच में दरार पैदा करके ही जिंदा है। पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर बोले हैं अखिलेश यादव। पूर्व आईएएस ने कहा 2022 में मिलेगा करारा जवाब। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया है। अमिताभ ठाकुर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने वाली महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज था। अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस उन्हें घर से निकाल करके गाड़ी में बैठाती हुई नजर आ रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, अमिताभ ठाकुर की इसी गिरफ्तारी को लेकर के सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भड़के हुए नजर आए हैं। उन्होंने ट्वीट कर भाजपा पर गुस्सा जाहिर किया है। आप लोगों को बताते चले, अखिलेश यादव ने पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भूतपूर्व पुलिस के विरुद्ध भाजपा सरकार की पुलिस का अभूतपूर्व कार्य। भाजपाई राजनीति लोगों के बीच यहां पर दरार पैदा करके ही जिंदा है। अब भाजपा सरकार के दबाव के कारण पुलिस ही पुलिस के खिलाफ काम करने पर मजबूर है। एक सेवानिवृत्त आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार यहां पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और वहीं अखिलेश यादव के अलावा पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पहले एक आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जबरन रिटायर किया जाता है, फिर उसे इस तरह से बेइज्जत करके गिरफ्तार किया जाता है। यह न केवल नितांत अमानवीय है व अलोकतांत्रिक है, बल्कि इस सरकार का यह रवैया तानाशाही पूर्ण भी है। और वहीं सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को चुनौती देते हुए आगे लिखा है कि जनता सब कुछ देख रही है, 2022 के चुनाव में इसका जरूर जवाब मिलेगा बीजेपी को। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर योगी सरकार की काफी फजीयत हो रही है सोशल मीडिया पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। पीएम मोदी और अमित शाह के मंच पर मेरा फोटो दिखा करके मांगा गया वोट, वरना नीचे बैठाते थे मुझे। बीजेपी के सहयोगी रहे राजभर का बड़ा आरोप, मौर्य को बताया है लोडर। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम में भारतीय सहलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर कहने लगे कि लोकसभा चुनाव 2019 के समय पर उनकी पार्टी बीजेपी से अलग हो चुकी थी, लेकिन चुनाव प्रचार में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उस मंच से किया जाता था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी भाषण दे रहे होते थे। राजभर ने कहा है कि मेरा चेहरा दिखा दिखा करके बीजेपी ने वोट मांगने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर का जलवा ही है कि बीजेपी को मेरा चेहरा दिखा करके वोट लेना पड़ा। और वहीं राजभर आगे कहने लगे कि बीजेपी के अलावा चुनाव में किसी के भी साथ चले जाएंगे, उनका गठबंधन किसी के भी साथ हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि लखनऊ में सपा और बसपा का काम तो दिखता है, लेकिन बीजेपी का काम कहीं पर भी नहीं दिखता है। उन्होंने आगे कहा है कि सीएम योगी खुद बताएं कि किन गांवों में शौचालय बनाने का काम हुआ है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं बीजेपी सरकार पर, बीजेपी के ही पूर्व सहयोगी राजभर। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। फिलहाल भूपेश बघेल ही बने रहेंगे मुख्यमंत्री। अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ आएंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में काफी लंबे वक्त से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार जारी इसी खींचतान को खत्म करने के लिए राहुल गांधी सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और अन्य कांग्रेसी विधायकों से मिले हैं। राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल की जारी बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल नहीं। ये बैठक खत्म हुई और वहीं आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक भूपेश बघेल ही फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ सत्ता के टकराव के बीच राहुल गांधी के साथ यहां पर 3 घंटे तक करीबन बैठक की है। और वहीं बैठक के बाद यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मैंने राहुल गांधी जी को बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। वह राज्य में अब तक हुए विकास कार्यों को यहां पर देखेंगे और यहां पर पूरी स्थिति को समझेंगे कि छत्तीसगढ़ का माहौल क्या है। एक और खबर जान लेते हैं दोस्तों।
आगरा में जहरीली शराब से मौतों पर बोली है प्रियंका गांधी। शराब माफियाओं पर क्यों मेहरबान है यूपी की योगी सरकार। जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में कांग्रेस की नेत्री और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, आगरा में जहरीली शराब से 13 मौतें हो गई। इस साल यूपी में जहरीली शराब से लगभग 200 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में शराब माफिया जहरीली शराब का खुलेआम धंधा कर रहे हैं। पत्रकारों और पुलिस पर हमला भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है। शराब माफियाओं पर बीजेपी सरकार इतनी मेहरबान आखिर क्यों है, ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेरा है यूपी की योगी सरकार को। दोस्तों, इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।